हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये आपका 5वां नंबर का अधिनियम है जिसका नाम है मजदूरी भुगतान अधिनियम, जिसको इंग्लिश में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी बोला जाता है, जिसको लागू 1936 में किया गया था। अच्छा ठीक है, ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है मतलब मजदूरी भुगतान अधिनियम जो है उसको हिंदी में दे देता है कि मजदूरी भुगतान अधिनियम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे अधिनियम को आपको इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आपको याद करना जरूरी होगा, क्योंकि ठीक है क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक, उसके बाद फिर ये कौन से सन में लागू हुआ था? 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये मजदूरी भुगतान अधिनियम क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है मजदूरी भुगतान अधिनियम। ठीक है, तो ये होता है कि ये कामगारों द्वारा अर्जित की गई मजदूरी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 बनाया था। मतलब कामगार जो भी मजदूरी जो मतलब उनको जो पैसा मिलता है मजदूरी करके उनको क्या करना, संरक्षण प्रदान करना, उसको सुरक्षित करना। ये क्या करते हैं, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कामगारों द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि की देरी से अदायगी ना हो और मजदूरी की गैर अदायगी से बचा जा सके। ठीक है, मतलब कि जैसे कि किसी जगह कोई मजदूर काम कर रहे हैं तो इस अधिनियम के तहत ये चीज़ पक्का किया जाता है कि किसी मजदूर जो है उसकी मजदूरी मतलब उसका जो सैलरी, उसका जो पैसा है उसको सही टाइम पे सही डेट में जिस समय बोला गया है उस टाइम में उसको दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको सुनिश्चित किया जाता है किसके अंतर्गत, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत। मतलब कि मजदूर को भुगतान देने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई लोग काम तो करवा लेते हैं ठीक है किसी से, लेकिन उसके बाद फिर उसको भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, उनको भुगतान करना भूल जाते हैं, या तो वो बोल देंगे कि हम 2000 बोल देते हैं कि ठीक है भाई 2000 में कर दे काम को, उसके बाद फिर वो क्या होते हैं उस बात से वो मुकर जाते हैं, वो उस मजदूर को 2000 की जगह 1500 ही पकड़ा देते हैं। तो ये जो अधिनियम है मजदूरी भुगतान अधिनियम, ये उन मजदूरों के लिए है जो मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, ताकि उनकी जो मजदूरी का जो पैसा है वो सामने वाला उनकी मजदूरी के पैसे को काट छाट ना कर सके और कम ना कर सके, और जिस टाइम पे बोला गया है, जिस डेट में बोला गया उस डेट में उसका मजदूरी उसको मिल सके। इसीलिए अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम है मजदूरी भुगतान अधिनियम। ठीक है, मजदूरी अर्थात परिश्रमिक चाहे वह वेतन के रूप में हो या भत्तों के रूप में, इसके अतिरिक्त नियोजक द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण पारिश्रमिक मजदूरी में कटौती नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई मजदूर के सैलरी से मजदूरी को काट रहा है तो ये भी क्या कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार 1952 में, 1962 में, 1964 में, 1967 में और 1976 में। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम का कितने बार संशोधन किया गया है और किस किस सन में संशोधन हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, कितने जगह में इसको लागू किया जा सकता है, कहाँ पे लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम रेलवे में, कारखानों एवं ठेकेदारों द्वारा नियुक्त मजदूरों के पारिश्रमिक पर लागू होता है। इस समय अधिनियम 6500 रुपये मासिक वेतन वाले श्रमिक पर लागू हुआ था। ठीक है, 1936 में जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो जिनकी भी सैलरी 6500 थी मतलब 6500 थी, उतने वेतन वाले श्रमिकों से यह चीज़ लागू हुआ था। ठीक है, इतना तक इसका कार्य क्षेत्र था। उसके देखते हैं कि मजदूरी भुगतान अधिनियम का उद्देश्य क्या था, इस चीज़ को चालू करने का उद्देश्य क्या रह सकता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समय पर पारिश्रमिक मजदूरों का भुगतान होना तथा किसी कामगार के वेतन मजदूरी में से अनुचित कटौती को रोकना। मतलब इस अधिनियम का एक उद्देश्य ये था कि किसी भी कामगार जो गरीब मजदूर है उसको समय पे सैलरी मिल सके, उसकी जो परिश्रम का जो फल है वो मिल सके, उसका जो भुगतान है वो समय से किया जा सकता है, उसकी मजदूरी से कटौती ना किया जा सके। ये क्या था, एक
मुद्दा है मजदूरों के लिए जिसको चालू किया गया, जिसको बोलते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम। और इसके कुछ कुछ प्रकार भी है। उसमें से पहला है मजदूरी के भुगतान में नियमितता लाना, मतलब नियमित रूप से उनको मजदूरी मिलना। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है अनुचित गलत कटौतियों को रोकना, मतलब अगर कोई मजदूर को थोड़ी देर के लिए भी 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अगर देरी होती है तो वो ऐसा अनुचित ढंग से अनुचित तरीके से उसकी कटौती ना करे। ठीक है। उसके बाद तीसरा है भुगतान की समय अवधि निश्चित करना, कि अगर आप 1 महीने या किसी भी टाइम पे आप उस किसी मजदूर से काम करा रहे हो तो आप वो माह के अंतिम में दोगे या माह के पहले सप्ताह में दोगे उसके मजदूरी को, ये एक डेट को क्या करना, निश्चित करना, श्योर करना, ताकि उस टाइम पे उसको मजदूर को ये पता रहे कि हाँ मेरे इस डेट में मेरी सैलरी क्या है जो मिलते रहेगी। ठीक है। तो ये है आपका उद्देश्य मजदूरी भुगतान अधिनियम का। उसके बाद देखते हैं मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधान या उपबंध। प्रावधान या उपबंध मतलब होता है कि नियम और शर्तें, जो नियम क्या क्या रूप से बनाए गए हैं और मजदूरों ने क्या क्या शर्तें रखी है। ठीक है। ये सारी चीज़ होते हैं प्रावधान, मतलब देखते हैं कि प्रावधान में क्या क्या है। ठीक है। तो पहला है मजदूरों के समय का निर्धारण। जो आप किसी जगह काम करते हो तो वहाँ क्या रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे मजदूरी का काम कर रहे हो तो आप किसी भी टाइम में कैसे भी काम कर सकते हो, किसी भी टाइम कुछ कहीं आ सकते हो, किसी भी टाइम लंच कर सकते हो। हर चीज़ का क्या है, वहाँ पे एक समय होता है। इसी के लिए वो उन्होंने मालिकों ने क्या किया, एक प्रावधान बनाया, एक शर्त बनाया मजदूरों के लिए। ठीक है। तो पहला है मजदूरों के समय का निर्धारण करना, मतलब जो भी वहाँ पे काम करते हैं मजदूर उनका समय क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। ठीक है। तो पहला है ये कि मजदूरी भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति अर्थात नियोजक इस अधिनियम में संदर्भित मजदूरी की अवधि को निर्धारित करेगा। मजदूरी की अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी। ठीक है। तो ये है एक मजदूरी के समय का निर्धारण करना कि वो कितने टाइम तक उसको क्या करेगा, मजदूरी करा सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है मजदूरी के भुगतान का समय। अगर मजदूर आपके यहाँ 1 महीना काम किया, जितने भी दिन काम किया, उसका भुगतान का समय, कितने टाइम आप उसको भुगतान को करोगे, टाइम ऑफ वेजेस पेमेंट। ठीक है। इस प्रावधान के अनुसार जिन संस्थान में 1000 से कम श्रमिक काम करते हैं वहाँ अगले महीने के 7 तारीख तक वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, किंतु यह अन्य दशा में मजदूरी का भुगतान 10 तारीख तक किया जा सकता है। यदि किसी नियोजक द्वारा किसी श्रमिक को नौकरी से निकालने जाने या सप्ताह होने पर कर्मचारी का भुगतान तुरंत करना होगा। मजदूरी के समस्त भुगतान सामान्य कार्य दिवस वर्किंग डेज पर ही किया जाएगा। ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लेना कि कितने से कितने लोग के रहने से आपको कितने कौन से महीने में देना पड़ता है, क्वेश्चन में आता है। तो ठीक है, ये पहला लाइन अंडरलाइन कर लेना कि अगर किसी संस्थान में 1000 से कम श्रमिक है तो वहाँ महीने के 7 तारीख को वेतन को भुगतान करना है। ठीक है। किंतु लेकिन किसी दशा में मजदूरी भुगतान 10 तारीख तक किया जा सकता है। ठीक है। ये मतलब 7 तारीख से 10 तारीख तक इसको किया जा सकता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी का समय डेट को फिक्स किया जा सकता है। ठीक है। ये दोनों चीज़ को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। उसके बाद फिर है आपका तीसरा मजदूरी भुगतान करने का दायित्व। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वेजेस पेमेंट। मजदूरी भुगतान का दायित्व नियोजक का होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। ठीक है। जैसे कि आप किसी काम को किसी ठेकेदार से या ठेका लेके करवा रहे हो तो उसका उत्तरदायी वो ठेकेदार को होता है। आप उसको ठेकेदार को आप अपना पैसा दे देते हो, जितना भी बोला रहता है, फिर वो क्या करता है, उसको फिर वो पैसा दे देता है। लेकिन वही काम को आप रोजी में करा रहे हो, हर दिन में बुला के करा रहे हो, तो उस टाइम पे उसकी उत्तरदायित्व आपकी रहती है कि उसका भुगतान उसको आपको ही करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर है चौथा कटौती। कटौती में देखते हैं कि किस किस रूप में जो प्लांट के अधिकारी वगैरह रहते हैं वो किस किस रूप में कटौतियाँ करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कटौतियाँ। ठीक है। तो ये कटौतियाँ मतलब क्या समझ में आता है, जैसे कि आप किसी जगह काम करते हो
और आप की छुट्टी हफ्ता में एक दिन की रहती संडे की, जैसे कि सभी को पता है, लेकिन आपको अचानक कोई काम आ गया, ठीक है, और आपको छुट्टी लेना पड़ा 2 दिन की 3 दिन की। तो इस बीच में क्या होता है, जहाँ पे भी आप काम करते हो वहाँ आपकी सैलरी से उस 2 दिन का और 2 दिन का या 3 दिन की सैलरी क्या होती है, 1 महीने की सैलरी में से कट जाती है, ठीक है। तो ऐसा टाइप की कटौतियाँ कहाँ होती है, मज़दूरों के साथ भी करनी पड़ती होती है, जो मज़दूरों को भी मान्य करना पड़ता है, उनको भी क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है, ठीक है। तो वही है इसमें कि प्रत्येक मजदूर या कर्मचारी को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन पाने का अधिकार है, ठीक है। सब अधिकार तो सभी को होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, कुछ छुट्टी ज़्यादा मार रहा है, तो उस टाइम पे उस कंडीशन में नियोजक लोगों को क्या करना पड़ता है, सैलरी को काटना पड़ता है, ठीक है। किंतु अधिनियम के प्रावधान दी गई कटौतियां मान्य होगी, जिनका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के क्या है, कटौतियां के नाम दिए गए हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है जुर्माने के रूप में कटौती। जुर्माने के रूप में कटौती का भी निम्नलिखित है, देखते हैं। पहला कि 15 वर्ष से कम आयु वाले श्रमिक पर जुर्माना नहीं किया जा सकता। अगर कोई श्रमिक 15 वर्ष से कम है तो उसके पर कटौतियाँ या जुर्माना नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद जुर्माना 60 दिनों की अवधि में वसूला जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद त्रुटि या गलती हुई उसी दिन से जुर्माना वसूली मानी जाएगी। अगर किसी प्रकार से किसी मजदूर से गलती होता है तो उसका उसी दिन का ही सैलरी को काटा जाता है, ठीक है। जुर्माने का हिसाब उचित रीति से रखा जाएगा तथा जुर्माने से प्राप्त राशि का उपयोग श्रमिकों के लाभ में किया जाएगा। अगर कोई श्रमिक गलती करता भी है और जुर्माना भरना पड़ता है, उसको भर रहा है, तो फिर भी उसकी जो जुर्माने की जो राशि है वो मजदूरों के हित के लिए ही उसको रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है, जुर्माने की राशि मजदूरी अवधि में देय मजदूरी का 3% से अधिक नहीं होगा। अगर मजदूरी के कटौतियाँ की भी जा रही है तो सिर्फ केवल 3% ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा अधिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जुर्माना करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस देना होगा। अगर किसी मजदूर का कोई जुर्माना अगर लग रहा है और उसकी कटौती हो रही है उसकी सैलरी से, तो पहले से उनको नोटिस देना पड़ता है या इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि आपके इस महीने की सैलरी से ये चीज़ को कटौती किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है कार्य पर अनुपस्थित संबंधित कटौती। अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, और लेकिन अब 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं किसी कारणवश, तो उस दिन में भी उसका वेतन काटा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा, प्रतिष्ठान की क्षति होने पर कटौती। अगर आपकी वजह से वहाँ के प्रतिष्ठान में या वहाँ के ऑफिस, यहाँ के बिल्डिंग्स में कोई नुकसान होता है तो उस टाइम पे भी आपको वेतन की क्षतिपूर्ति किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपके सैलरी से 1 मंथ की सैलरी से उसको भी काटा जाता है, ठीक है। ये लीगल कटौतियां हैं जिसको हर किसी को मानना पड़ता ही है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है अग्रिम और अतिरिक्त भुगतान की कटौती। कर्मचारी को यदि कोई अग्रिम राशि या अतिरिक्त राशि का भुगतान पहले कर दिया गया हो तो उसकी कटौती भी की जा सकती है। अग्रिम या अतिरिक्त भुगतान मतलब होता है एडवांस सैलरी। अगर कोई कर्मचारी को, अब क्या होता है कभी कभी कोई चीज़ें की किसी चीज़ की ज़रूरत एकदम अचानक आन पड़ती है और वो भुगतान की समय से पहले ही वो क्या होता है, वो मज़दूर अपनी सैलरी आधी सैलरी मांग ले रहता है। तो अगर कोई मज़दूर को एडवांस सैलरी मिल चुकी होती है तो उस कंडीशन में उसकी जो एडवांस सैलरी उसने जितनी मांगी है उसका काट के उसको आधा सैलरी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर है आवास सुविधा की कटौती। यदि किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी को किसी प्रकार की आवासीय सुविधा दी गई है तो उसकी कटौती भी की जा सकेगी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब अगर किसी प्लांट वगैरह में आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आपको घर में रहने की सुविधा, आवास की सुविधा, ये सारी चीज़ें दी जा रही है तो उसकी भी कटौती मजदूर के सैलरी से ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आयकर की कटौती। यदि कर्मचारी आयकर की श्रेणी में आता है तो उसकी आयकर की कटौती भी की जाती है, क्योंकि आयकर टैक्स, इनकम टैक्स तो पटाना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती। अगर आपने जीवन बीमा प्रीमियम कराया है अपना 20,000 का या 30,000 का जितना भी का, तो उसकी भी कटौती
की जाती है आपके वेतन से, ठीक है। उसके बाद फिर कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती। अगर यदि कर्मचारी प्रतिष्ठान के नियम अनुसार अथवा अपनी स्वेच्छा से वेतन में से कुछ राशि भविष्य निधि कोष में अपना राशि जमा करना चाहता है तो वह स्वेच्छा से उसकी राशि को उसमें भी से काटा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट, स्वेच्छा से राहत कोष में कटौती करवाना। यदि कोई भी कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से देश हित में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष में या बाढ़ पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय आपदा में जमा कराना चाहता है तो वह राशि उसके वेतन में से नियोजक द्वारा काटकर जमा किया जाता है, ठीक है। जिसको हम लोगों ने आगे पढ़ा था अंशदान वगैरह के रूप में भी हम लोगों ने इसको आगे पढ़ा था कि अगर कोई कर्मचारी अंशदान के रूप में अगर अपना सैलरी जमा करना चाहता है बाढ़ कोष में जैसे राष्ट्र के हित में, तो उसकी कटौती भी स्वेच्छानुसार की जाती है, ठीक है। उसके फिर नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा स्कीम में कटौती। अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई आपको स्कीम आपको उसका फ़ायदा दिया जा रहा है तो उसकी भी कटौती आपके सैलरी से किया जाता है, ठीक है। यदि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कोई बीमा स्कीम लागू की जाती है तो उसकी प्रीमियम राशि भी उसके वेतन में से काटकर जमा कराई जाती है, ठीक है। तो ये था आपका 5वें नंबर का अधिनियम जिसको मजदूरी भुगतान अधिनियम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो मुझे डाउट ज़रूर पूछिए, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ करके एम्प्लॉयबिलिटी की सारी बुक्स पढ़े, जितना भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उसको रीड करें, पढ़ने के बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग मेरे को कोई भी डाउट कोई नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। थैंक यू।